हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो तुम लोग? हाँ जी, बढ़िया है जीवन। क्लास का समय मैंने शाम क्यों रखा, आपको पता है? 6 बजे क्यों रखा? 6 बजे का समय एक ऐसा समय होता है जो मैंने महसूस किया कि इस समय में समय की बर्बादी सुनिश्चित होती है। ये जो समय होता है ना, दिन का समय होता है ना, रात का समय होता है। नो, नॉट आई एम फ्री, नॉट ओनली दिस टाइम। दिस टाइम इज यूजुअली वेस्टेड। दैट्स माई, बिकॉज आई मेक माई कैलेंडर एवरी डे। सो मैं हर साल रोज का कैलेंडर बनाता हूँ। अगर किसी दिन कैलेंडर बनाना भूल भी गया तो शाम को बैठ के ये जरूर बनाता हूँ कि दिन भर किया क्या मैंने। तो मैंने देखा कि ये जो समय है ना, ये समय यूजुअली वेस्ट हो जाता है, राइट? यस, घर में भी लोग कई बार बोलते हैं कि इस टाइम पे पढ़ना नहीं चाहिए। बस आई एम ए रेबल। सो तो मुझे लगा वी हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम बिकॉज अदर टाइम्स आर प्रोडक्टिव, दिस टाइम इज नॉट प्रोडक्टिव। तो मैंने फिर बाकी लोगों का भी देखा, लाइफ स्टाइल यही होता है, शाम का टाइम ना वेस्ट होता है। सो दिस टाइम इज द बेस्ट टाइम, राइट, टू स्टडी, है ना? दिस टाइम इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। वॉकिंग का टाइम, ये सुबह वॉक कर लो, शाम को, रात को वॉक कर लो, ये कौन सा वॉक का टाइम है? ओके, फाइन। चलिए फिर आज की क्लास शुरुआत कर ली जाए। त्रिभुजों के बारे में बात करनी है, तो त्रिभुजों के बारे में से पहले बात शुरू करें। और बड़ी बड़ी शानदार चीजें त्रिभुज में निकल के आएंगी। सो आज हम थोड़ी थोड़ी थियरी, देखो एक क्लास में त्रिभुज की थियरी खत्म नहीं हो सकती है। सो थोड़ा सा थियरी पढ़ेंगे और थोड़ा सा सवाल करेंगे, ऐसा करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, आप बोर भी ना हो जाएं। और थोड़ी सी थियरी, थोड़ा सा सवाल, है ना? ऐसा करेंगे। चलिए, कोई कह रहा है कल क्लास है। हाँ, कल क्लास है, कल आना जरूर, मिस मत करना। ऑलराइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं ट्राइंगल्स को। सो देखिए, त्रिभुज जो होते हैं जिनको हम ट्राइंगल्स बोलते हैं, तो अंग्रेजों ने इसका नाम दिया ट्राई एंगल, कि इसमें 3 एंगल होगा, तो इन्होंने नाम दिया ट्राइंगल, 3 एंगल। हम ठहरे हिंदुस्तानी, हमने कहा 3 एंगल तुम बोलोगे, हमने त्रिकोण नहीं बोला इसको, हमने बोला त्रिभुज, 3 भुजाएं। लो, यही गुस्सा निकाल लिया अपना। ठीक है भाई, आइडियली इसका ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए? त्रिकोण। हमने त्रिकोण नाम नहीं रखा, त्रिभुज। हाँ जी, उन्होंने कहा त्रिकोण, हमने कहा लो त्रिभुज, इसमें 3 भुजाएं भी तो होती हैं। लो, तो ट्राइंगल अंग्रेजी में जो नाम है वो बता रहा है कि इसके 3 कोण हैं, और जो नाम हमारा हिंदी में है वो बता रहा है इसमें 3 भुजाएं हैं। तो 3 भुजा और 3 कोण हमारे हो गए ट्राइंगल। ट्राइंगल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये पहला इनक्लोज्ड फिगर है। इसके पहले तुमने लाइन पढ़ी, लाइन जो पढ़ी वो तो सीधे ऐसे लाइन थी। ये हमने 3 लाइन सेगमेंट यूज किए, ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना? जैसे हम कहते हैं एक लाइन सेगमेंट मान लिया ए बी है, और एक लाइन सेगमेंट बी सी है, एक लाइन सेगमेंट सी है। 3 लाइन सेगमेंट से हमें क्या मिला? त्रिभुज मिला। बट क्या 3 लाइन सेगमेंट से हमेशा त्रिभुज मिलेगा? जैसे गुड क्वेश्चन। त्रिभुज की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसमें 3 भुजाएं होंगी, 3 कोण होंगे, और ये एक इनक्लोज्ड फिगर होगा। दिस विल बी इनक्लोज्ड फिगर। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर मैं आपको 3 रेखाखंड दे दूं, कहूं ये लो एक रेखाखंड ए बी, ये लो बी सी, ये लो सी ए, क्या उससे त्रिभुज बनेगा? इसकी हमेशा गारंटी है या नहीं? जरूरी नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं। ओके, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जरूरी नहीं है कि उन तीनों से त्रिभुज बन ही पाए। और नहीं, पैरेलल लाइन कह रहे हैं हम, तो रेखाखंड पकड़ा रहे हैं ऐसे, लो 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 3, तो उसमें पैरेलल लाइन कहां से आ गई? वो तो तुम अपनी मर्जी से सजा लो उसको, जैसे सजाना है, दैट इज अप टू यू ना। ऑलराइट, सो लेट अस सी अ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट अबाउट इट, कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप सभी ने छोटा मोटा पढ़ा होगा, और वो ये होता है, एक पहला जो प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज बनाने के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि एज्यूम 3 line segments have lengths A, B, C। अगर 3 लाइन सेगमेंट आपके हैं जिनकी लेंथ A, B, C है, देन ये त्रिभुज का सिंबल है, ऐसे बना देते हैं त्रिभुज। ट्राइंगल इज ओनली पॉसिबल
ट्राइंगल तभी संभव होगा इफ आपका a प्लस बी सी से बड़ा हो, b प्लस सी ए से बड़ा हो और c प्लस ए बी से बड़ा हो। इसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, सम ऑफ एनी टू लेंथ, एनी सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स should be more than the third side। हिंदी में क्या बोलेंगे कि दो भुजाओं के लंबाइयों का जो योगफल होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। तो ये भी होना चाहिए। मजेदार बात क्या है, देखिए ये भी कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये इधर आर का केस नहीं है, ये एंड का केस है। ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। ऑल थ्री कंडीशंस जब मीट होंगी तभी त्रिभुज बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन ए बेटर वे कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस हैपेंस। ओके, तो जरा ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, मैं इस वाई को एक्सप्लेन करता हूं आपको। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं आपसे कि मान लेता हूं, मैं कहता हूं कि ए हमारा बी प्लस सी के बराबर है। अगर ए हमारा बी प्लस सी के बराबर है तो त्रिभुज क्यों नहीं बनेगा, इस चीज को पहले समझते हैं। ए अगर हमारा मान लिया बी प्लस सी से छोटा हो जाए तो त्रिभुज क्यों नहीं बनेगा, इसको समझ लेते हैं। ओके, देखिए ऐसी चीज मैं समझा रहा हूं जो कभी कोई समझाता नहीं है, यूजुअली ये रिजल्ट लिख के छोड़ दिया जाता है। सो अगर चैट में तुम लोग भटके हुए दिखोगे तो मैं भी छोड़ दूंगा, मैं समझाऊंगा नहीं क्यों होता है, क्योंकि काम इससे भी चल जाएगा आपका कि ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है ना जानने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि अगर जान जाओगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। ओके, ज्योमेट्री को इतना हल्के में मत लेना, वरना तुम्हारी ज्योमेट्री बन जाएगी, इतना ध्यान रखना। हाँ जी, मतलब बर्निंग क्वेश्चंस आपके ऐसे, जब मैं किसी चीज को इग्नोर करूं ना तो दोबारा पोस्ट मत किया करो उसको। इग्नोरेंस का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? मास्टर पढ़ाना चाह रहा है लेकिन लोग वही, उनको लगता है जैसे मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, मुझे दिख ही नहीं रहा है वो चैट, तो वो कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट करते रहेंगे, फिर मुझे बोलना पड़ता है। जवाब तो मैं अभी नहीं दूंगा तुम्हारे सवाल का, क्योंकि वो सवाल का है नोट्स के बारे में। क्लास के अंत में पूछ लेना यार प्लीज। ऐसा कौन सा बर्निंग क्वेश्चन है कि तुम्हें अभी 6:10 मिनट 23 सेकंड पे उसका आंसर चाहिए? चलो सर इधर आओ पहले। लेट अस सी ए बराबर बी प्लस सी, त्रिभुज क्यों नहीं बनेगा? देखिए अगर मैंने आपसे बोला कि ये मान लिया मेरा बी है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, लेट से मैंने कहा ये मेरा बी है और ये बी के बाद ये सी है। फॉर एग्जाम्पल समझ, त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं, ये बी है ये सी है और ये हमारा ए मान लेते हैं कि क्या यहां ए बी प्लस सी के बराबर है? अभी तो नहीं है। क्यों नहीं है मैं समझाता हूं। ए बराबर बी प्लस सी तब होगा जब आप सी को इधर बनाओ, राइट? मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। आपको पता होगा कि दो बिंदुओं के बीच डायरेक्ट डिस्टेंस सबसे छोटी होती है, मतलब यहां से यहां मुझे जाना है तो ए सबसे छोटी दूरी है। ये रास्ता तो जटिल हो गया ना, आप यहां से यहां गए फिर यहां से मुड़ के यहां आए तो ये दूरी डेफिनेटली छोटी होगी। तो यहां ये क्लियर है, अगर ये ऐसा डायग्राम है तो ए की वैल्यू बी प्लस सी से छोटी है। अगर मुझे ए को बी प्लस सी के बराबर करना है तो मुझे डायग्राम को ऐसे बनाना पड़ेगा कि ये ए होगा और ये बी प्लस सी होगा, बी और सी को स्ट्रेट लाइन में रखना पड़ेगा। अदरवाइज ए, और जब ए बी प्लस सी के बराबर हो गया तो जब बी और सी एक ही रेखा हो गई तो तीन भुजा बचेगी नहीं आपकी, त्रिभुज नहीं बनेगा। क्योंकि त्रिभुज बनाने के लिए मैं एक कंडीशन और अगर लिखूं, पॉइंट के टर्म्स में बात करूं, तो त्रिभुज कब बनता है? जब तीन पॉइंट आपके नॉन कोलिनियर हो। कोलिनियर का मतलब होता है संरेखीय, नॉन कोलिनियर का मतलब संरेखीय ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि तीन पॉइंट से ट्राइंगल बनने की गारंटी है, जी नहीं। आप तीनों पॉइंट को ऐसे एक लाइन में रख दो, अगर आप तीनों पॉइंट को एक ही लाइन में रख दोगे बेटा तो आप संरेखीय रेखाएं पा गए, यहां पर कोई ट्राइंगल नहीं बना। लेकिन अगर आप तीन पॉइंट को
ऐसा करें कि तीसरा पॉइंट बस इस लाइन पे ना हो, यहां कहीं हो, कहीं भी हो इसके अलावा, तो आपको त्रिभुज 100% मिलेगा। राइट, ये कहानी है। अब मैं यहां समझाता हूं, इधर आ जाओ। मैं वही समझा रहा हूं कि ए बी प्लस सी के अगर बराबर है, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति में तो ए बी प्लस सी के कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है वो टेढ़े मेढ़े तरीके से तय की गई दूरी से कम ही होती है। तो यहां ए बी प्लस सी के कभी बराबर हो ही नहीं सकता। तो आप इसको इधर रोटेट करिए ऐसे कि इस पोजीशन में पहुंचा दो, तब ए बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा हुआ तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हो गए तो यहां त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इस केस में आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। बनेगा क्या ट्रायंगल? नो, नॉट पॉसिबल। ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अच्छा, यहां बनेगा क्या? ये मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ये मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, ए मोर देन बी प्लस सी। यहां भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है जब भी त्रिभुज की संरचना होगी तो त्रिभुज में आप कोई भी भुजा पकड़ लो, जैसे ए पकड़ा तुमने, ए की वैल्यू बी प्लस सी से छोटी ही होगी, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस टेढ़े मेढ़े तरीके से चली गई दूरियों से कम ही होती है। ए बी प्लस सी से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो यहां भी नॉट पॉसिबल। तो ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण लेके आपको समझाया है, राइट, कि ए बराबर बी प्लस सी का केस ये है, ए मोर देन बी प्लस सी तो पॉसिबल ही नहीं है। और यही चीज सिर्फ ए के लिए नहीं होती है, बी के लिए भी होगी, क्योंकि यहां से यहां की डायरेक्ट दूरी, यहां से यहां की डायरेक्ट दूरी, और आप ऐसे घूम के आओ, ये वैल्यू उस घूम के आने के रास्ते से छोटा ही होगा। तो ए प्लस सी बी से बड़ा होना चाहिए त्रिभुज में। सिमिलरली जो ये सी है, ये यहां से यहां की डायरेक्ट दूरी है, ये ए प्लस बी से छोटा होगा। तो तीन कंडीशन जब तक ये मीट नहीं हो तब तक आप ये नहीं कह सकते कि कोई रेखाखंड जो आपको दिया गया है वो त्रिभुज है या नहीं है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण लेता हूं, कोई भी आगे नहीं कूदेगा, डिफरेंस में चेंज हो जाएगा। अपने ज्ञान को समेट के रखिए, सिर्फ तब इस्तेमाल करिएगा जब मैं सवाल पूछूंगा कि इसका उत्तर बताओ, तब तब अपना ज्ञान लगा लेना, अभी नहीं, अभी कूदो मत, ठीक है, वरना मिस हो जाएगा सब कुछ। सो लेट अस से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने कहा कि मेरे पास एक 3 4 5 करके रेखाखंड दिए हैं, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इससे ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है। तो क्या चेक करोगे आप चेक करोगे कि ये 3 + 4 5 से बड़ा होना चाहिए, जो कि है, टिक मार्क लगाइए। 4 + 5 3 से बड़ा होना चाहिए, टिक मार्क लगाइए। 5 + 3 4 से बड़ा होना चाहिए, टिक मार्क लगाइए। जब ये तीनों कंडीशन मीट होंगी तो हम कहेंगे ट्राइंगल इज पॉसिबल, कि इन लेंथ से ट्राइंगल बना सकते हैं, ट्राइंगल इज पॉसिबल। लेट अस से मैंने आपको ऐसे दे दिया भुजा 7 4 10, और मैंने कहा दिखाओ इससे त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। 7 4 12, आप कहोगे 7 4 11 है, इन दोनों का सम 12 से बड़ा होना चाहिए, क्या है? नहीं। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई, आप कहोगे ट्राइंगल नॉट पॉसिबल। ट्राइंगल संभव नहीं है। क्यों नहीं है? ट्राइंगल संभव नहीं है क्योंकि 7 4 11 दो भुजाओं का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए था, जो कि नहीं है, फॉल्स है। एक ही कंडीशन फॉल्स होते ही आपका वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, भले ही आगे की सारी कंडीशन मीट हो रही हो। वो चेक नहीं करना कि 4 + 12 7 से बड़ा है, 12 + 7 4 से बड़ा है, ये दो सही हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये कंडीशन गलत हो गई, ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। सही तीनों होना पड़ेगा तभी ट्राइंगल पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? मींस एक से ही करना है। अरे सूरज, बात पूरी समझो तुम। 3 कंडीशंस हैं, क्या एक कंडीशन सही होने से, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी शादी होनी है और आपकी शादी के 3 स्टेक होल्डर हैं, मम्मी, पापा और दीदी। जब तक ये 3 लोग फैसला नहीं करेंगे यूनानिमिटी के साथ, तब तक आपकी शादी फाइनल नहीं होगी। तो जब हां होगी तो तीनों से हां होनी चाहिए, सिर्फ नहीं कि मम्मी ने हां कर दी, मम्मी तो कर देती है हां, फिर पापा बिगाड़ देते हैं खेल। समझे कि नहीं? तो तीनों से हां चाहिए ना, तब हां होगा, यानी कि एक ने हां कर दिया तो हां हो गया। लेकिन ना के लिए सिर्फ एक ना काफी है, क्योंकि तीनों का हां शादी करवाएगा ना, तो ना तो एक, खत्म कहानी। आप समझ में आ गया? शादी का उदाहरण लेना पड़ा, और कोई चारा नहीं है। जैसे कई बच्चे मुझसे बोलते सर आप शादी का इतना उदाहरण क्यों लेते हो? समझाने के लिए ना, उम्र वही है आपकी। इट्स बर्निंग क्वेश्चन फॉर यू राइट नाउ ना, जल्दी से नौकरी लगे, फिर घर वाले शादी पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे तुरंत।
अब क्लियर हुआ कि नहीं? कौन था वो लड़का? सूरज। हाँ जी, ठीक है। अब आओ एक सवाल करते हैं। पहला सवाल मैं हमेशा बहुत खतरनाक लेके आता हूं ठीक है, कि जो कुछ सीखा है उससे सवाल हो ही ना। अब देखो ये सवाल आपको लग रहा होगा, आप तो कोई भी 3 त्रिभुज दे देंगे हमको, 3 साइड्स, और हम फट से बता देंगे कि ये लो क्या है, ट्रायंगल है कि नहीं है। सवाल देखो जरा, 3 साइड्स दिए हैं, एक साइड दिया x, कह रहा बताओ x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ऑलराइट, देखते हैं। आप कहोगे 6 + 9 x से बड़ा होना चाहिए, 9 + x 6 से बड़ा होना चाहिए, x + 6 9 से बड़ा होना चाहिए। ये 3 कंडीशन मीट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे यहां से कि x मेरा 15 से छोटा होना चाहिए, यहां आप कहोगे x हमारा -3 से बड़ा होना चाहिए, यहां आप बोलोगे x हमारा 3 से बड़ा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो 3 कंडीशंस मिली, इन तीनों कंडीशंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात मिलेगी कि x -3 से बड़ा होना चाहिए, x 3 से बड़ा होना चाहिए। तो आप कहोगे अल्टीमेटली कि x मेरा 3 से 15 के बीच में होना चाहिए। यस और नो? भाई -3 से भी बड़ा लेना है, 3 से बड़ा लेना है, तो नेचुरली इन दोनों को अगर देखेंगे तो 3 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और 15 से छोटी होनी चाहिए। आपको इंटीग्रल यानी पूर्णांक मान निकालना है और मैक्सिमम निकालना है, तो वो आएगा 14, 15 से छोटा। बट इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि एग्जामिनर इसमें यह भी पूछ सकता है कि कितनी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है x की। तो x की इंटीग्रल वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखो 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11। ऐसे एग्जाम में गिनना नहीं है, ओके? ऐसे एग्जाम में गिनना नहीं है। एग्जाम में कैसे गिनना है? 4 से 15, अभी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे थे तो एपी है ना, 4, 5, 6 करके कितने टर्म्स होंगे आपके? 15 - 4 11, 15 - 4 11, सॉरी 14 तक जाना है ना, 4 से 14 जाना है। चलिए, तो 14 - 4 10 + 1 11 टर्म्स हो गए। डोंट काउंट लाइक दिस। आपको देखो 1, 2, 3 नहीं लेना है, 15 नहीं लेना है, 1 से 15 तक 4 नंबर नहीं लेने, मुझे तो 11 नंबर चाहिए। 14 में किसको डाउट हो रहा है? क्यों हो रहा है सर? 13 भी तो हो सकता है। अच्छा 12 क्यों नहीं हो सकता है? ऑप्शन में नहीं दिया इसलिए मैं 12 भी लिख देता हूं। अब बताओ, मतलब सवाल में लिखा है मैक्सिमम, तुम लोग मैक्सिमम का मतलब नहीं जानते हो क्या? मतलब टेबल पे मैं बोलूं कि यार तुम्हें जितना मैक्सिमम उठाना उठा लो, तो तुम मैक्सिमम से कम उठा के ले जाओगे। भैया मैक्सिमम मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा पॉसिबल है ले लो। यू हैव टू मैक्सिमाइज। हाउ डू यू मैक्सिमाइज? 15 से छोटा रखना है, इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, तो 14 आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए वापस आते हैं। तो जो कंडीशन आपको अभी मैंने बताई कि अगर एक त्रिभुज है, मान लिया मेरे पास, अगर वो वाकई में त्रिभुज है, ये फ्लैट से वो वाकई में त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं ए बी सी, तो आपको मैंने कंडीशन अभी पढ़ाई कि a + b c से बड़ा होना चाहिए, b + c a से बड़ा होना चाहिए, a + b c से बड़ा होना चाहिए। इसी का एक दूसरा रूप भी है, और वो दूसरा रूप कुछ ऐसा होता है कि अगर आप यहां a को देखें तो a हम कहेंगे c - b से बड़ा होना चाहिए। अगर हम यहां b देखें तो b हमारा a - c से बड़ा होना चाहिए, और अगर हम यहां c देखें तो c हमारा b a - c से बड़ा होना चाहिए। a देख लिया, b देख लिया, राइट? एक और 3 सेम लिख दिया है ना, कोई बात नहीं, करेक्ट कर देते हैं। ए बी बी सी सी ए बनेगा, ये सी ए बी बन जाएगा। यहाँ सी लिख लो, ए लिख लो, यहाँ बी बन जाएगा। सी इज मोर देन बी - ए। यहां से इसी कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी एक भुजा दो साइड के अंतर से, बाकी दोनों साइड्स के अंतर से बड़ी होती है। दैट्स वेरी क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग, ओके? या ऐसे कह लो कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, मैं लिख रहा हूं डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड। पहले हमने क्या पढ़ा, राइट? पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा कि सम ऑफ टू साइड्स मोर देन थर्ड साइड। हमने पढ़ा सम ऑफ
two sides more than third side. पर डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड. बट यहां थोड़ा सा कैच है और उस कैच को समझाता हूं कि कहां इस तरह के रिलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो तुम्हें समझना पड़ेगा. और वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो जाती है मैं लिख के दिखाता हूं. ओके, जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक वैल्यू है, मान लिया 3 2 राइट एंड 4. क्या लिखा मैंने? 3 2 4. क्या यहां से आपको ये चीज दिख रही है कि दिस विल नॉट मेक ए ट्रायंगल और दिस विल मेक ए ट्रायंगल? दिस विल मेक ए ट्रायंगल. यस और नो? 3 2 का सम 4 से बड़ा है, 2 4 का सम 3 से बड़ा है, 4 3 का सम 2 से बड़ा है. तो अगर उस तरह से देखें तो ट्रायंगल तो देखो 100% बन ही रहा है, इसमें कोई तकलीफ का विषय नहीं है. अब इस वैल्यू को मान लिया मैं 2 ले लेता हूं. आप समझो, 3 + 2 5, अभी ठीक है, 4 3 5 सब कुछ ठीक है, अभी भी ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि सम. अब मैं यहां 1 ले लेता हूं. अब ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर हो गया. हुआ कि नहीं हुआ? इक्वल हो गया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा. ऑलराइट, इट सीम्स परफेक्टली ओके टिल दिस पॉइंट. कोई चैलेंज नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत? लेट अस से मैंने इसको कहा कि मैं इसको 5 लेने जा रहा हूं. क्या ट्रायंगल बनेगा? यहां भी नहीं बनेगा क्योंकि 3 + 2 5 के बराबर हो गया, ट्रायंगल नहीं बनेगा. अगर मैं डिफरेंस प्रॉपर्टी लगाऊं तो देखते हैं क्या होने वाला है. क्या वहां भी ये चीज गलत होकर आएगी या नहीं आएगी? लेट्स सी. आपको अगर 3 की वैल्यू 2 - 5 से बड़ी होनी चाहिए, क्या है? यस, क्योंकि ये वैल्यू -3 आई. अगर ये वैल्यू -3 आई तो ये बड़ी है, 3 - 3 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी. फिर मैं आपसे कहूंगा कि हम कहेंगे दूसरा नंबर है 2. जो 2 है मेरा, वो बाकी दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा होना चाहिए. तो मैंने यहां कहा 3 - 5 बड़ा है क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर बड़ा ही आएगा, कोई समस्या ही नहीं है. तीसरा नंबर है 5. 5 को 3 - 2 अगर आप करोगे बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? यस. ये तीनों कंडीशन आपको सही होती हुई दिख रही है? यस. तब तो ट्रायंगल होना चाहिए. ऑलराइट, 5 - 2 = 3 है. मोना जी, 5 - 2, मेरी बात सुनिए आप. ये किसने कहा तुम्हें कि 5 - 2 ही लेना है? पहले ये बोला क्या मैंने? सिर्फ बात तो ये है कि ए बी सी में बी कौन है और सी कौन है, ये कौन डिसाइड करेगा? भैया आप इसको 3 2 5 लिखो या 3 5 2 लिखो, ऐसे थोड़ा डिसाइड होता है. मैग्नीट्यूड तो 2 ही है ना सर. अरे पहले बात सुनिए पूरी. हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ज्ञान पहले ही दे रहे हो तो मैं क्या समझाऊं फिर? ठीक है, राइट. पूरी बात सुनो पहले. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि भाई कौन बी है कौन सी है, हु विल डिसाइड दिस? तो सिर्फ ये बोल देना कि 2 - 5 से बड़ा है, ये कंडीशन सही हो जाएगी? जी नहीं, हमें समझना यह है कि हम लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, और जब हम लेंथ को कंपेयर करेंगे तो हमें डिफरेंस ऑफ साइड्स जो लेनी है. डिफरेंस शब्द का मतलब जानते हो क्या? डिफरेंस का कोई साइन नहीं होता है. देयर इज ए डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्शन में एक फर्क है. डिफरेंस का मतलब होता है अंतर. अंतर का कोई साइन नहीं होता है, अंतर का मैग्नीट्यूड होता है बस. लेकिन अगर मैं कहूं सब्ट्रैक्शन, जैसे मैं कहूं कि तुम्हारी हाइट मान लिया 5 फीट 5 इंच है और मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है, तो हमारी हाइट में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 5 इंच का है. लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारी हाइट से मेरी हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दो, इट इज -5 इंच. लेकिन तुम्हारी हाइट और मेरी हाइट का डिफरेंस क्या है? 5 इंच, बिकॉज इट्स अबाउट अंतर ओनली. डिफरेंस शब्द में हमेशा मैग्नीट्यूड का इन्वॉल्वमेंट होता है, साइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. एंड देयरफॉर जब भी आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो आपको बड़े से छोटा घटाना है, या आप ऐसे कहो कि हमें मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है, ना कि वैल्यू प्लस है या माइनस है. तो ये -3 भी अगर यहां लिखा आपने तो -3 को -3 नहीं लेना है बल्कि +3 लेना है. इसके लिए एक साइन होता है जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस साइन. ये साइन कहलाता है मॉडुलस. मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस अपने अंदर आई गई नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव कर देता है. दैट्स इट. इसलिए आप यहां पर जब भी लिखेंगे तो मैथमेटिकली इसके आगे मॉडुलस लगा लो. बाकी मैंने डिफरेंस का मतलब आपको समझा ही दिया कि डिफरेंस शब्द का मतलब है अंतर. इसमें साइन नहीं होगा कि भाई 5 और 2 का अगर मैं डिफरेंस देखना है, चाहे 2 और 5 का डिफरेंस देखना है, वो 3 ही कहलाएगा, -3 नहीं कहलाएगा, क्योंकि -3 से आप मैथमेटिकल मिस्टेक कर बैठोगे. राइट, समझ में आया? अब आप जैसे ऐसा लिखोगे ये 3 के बराबर हो गया, 3 3 से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई. लेकिन जब आप 3 और -3 यहां लिख रहे थे तो 3 -3 से बड़ा था. 3 -3 से बड़ा है, ये कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट कंडीशन है. और जब मॉडुलस लगा दिया तो 3 3 से बड़ा नहीं हो सकता है, गलत हो गया. सिमिलरली ये 2 - 2 से बड़ा नहीं हो सकता.
लाइक दैट। तो मॉडुलस लगाना है जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तब, कि अंतर का एक ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मॉडुलस मतलब पॉजिटिव डिफरेंस हमें देखना है। तो ये डिफरेंस वाली कंडीशन हो गई, ये हमारी प्लस वाली कंडीशन। अब एक चीज और देखना, जैसे साइड ए जो है इस पर दो तरह से लिमिट है। एक लिमिट है कि ए हमारा बी प्लस सी से छोटा होगा, और एक लिमिट है कि ए हमारा बी माइनस सी से बड़ा होगा। तो तीन कंडीशन निकलती हैं जिसमें एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट भी आ जाती है। वो ये है कि ए जो भुजा होगी ये आप कह सकते हो कि बी माइनस सी का जो भी पॉजिटिव डिफरेंस है उससे बड़ा होगा और बी प्लस सी से छोटा होगा। ऐसे ही जो बी है हमारा, ये सी माइनस ए के पॉजिटिव डिफरेंस से बड़ा होगा और ये सी प्लस ए से छोटा होगा। जो हमारा सी होगा ये ए माइनस बी के पॉजिटिव डिफरेंस से बड़ा होगा लेकिन ए प्लस बी से छोटा होगा। तो ये भी कंडीशंस हैं जब जहां लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जानकारी मिलेगी। तो ये बात ख्याल रखना, ये एग्जाम में एज ए कंडीशन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यहां पर आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल के केस में ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम है। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी और उनका जो है संगम है ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। जहां पर एबीसी क्या है, ट्राइंगल की भुजाएं हैं। ओके, भुजाओं की लंबाई है, बोल दो लाइन सेगमेंट की लेंथ हो गई। चलो अब कुछ और बातें सीखनी पड़ेंगी हमें, इतने से काम नहीं चलेगा अभी। तो आप त्रिभुज में आ गए, आपने ये देख लिया कि त्रिभुज बनता कैसे है, ये देखा कि नहीं हमने, कि अगर तीन रेखाखंड हमें दिए हो तो भैया त्रिभुज कैसे बनेगा, ये हमने अभी देखा। अब त्रिभुज में भी ना कई तरह के त्रिभुज होते हैं, जरा उनके बारे में समझते हैं। तो त्रिभुज का जो क्लासिफिकेशन होता है, पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि ट्राइंगल क्या है, एक इनक्लोज्ड फिगर है जिसमें तीन साइड्स और तीन एंगल होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अब ट्राइंगल्स के क्लासिफिकेशंस, या कह लें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, या क्लासिफिकेशन ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, कि कितने डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल में हम जाएंगे पहले और हम कहेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। फिर भुजाओं के आधार पर करेंगे। भाई अंग्रेजों ने बोला ट्राइंगल, हमने बोला त्रिभुज, तो दोनों के हिसाब से क्लासिफिकेशन होंगे। अब एंगल के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन होगा वो पहला ट्राइंगल कहलाता है आपसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल को न्यून बोलते हैं। तो ये होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है ये, इसमें ये होता है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है ना वो एक्यूट होंगे। ऐसा त्रिभुज बनाओ कि तीनों एंगल एक्यूट हो। तो जैसे मैंने कहा ये है ए बी सी, तीन एक ट्राइंगल बना लो, और ए बी सी ऐसे लिख दिया मैंने। एंगुलर नोटेशन में आप कहोगे एंगल ए का मतलब इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, एंगल बी मतलब इस, एंगल सी मतलब एंगल ए बी सी ऑल आर एक्यूट एंगल, ऑल शुड बी एक्यूट एंगल्स। मतलब 0 से 90 के बीच में। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, 0 से 90, 0 से बड़ा 90 से छोटा। 0 से 90 डिग्री की जब मैं बात कर रहा हूं तो 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, इस रेंज में सारे एंगल होने चाहिए। अगर इस रेंज में सारे एंगल्स है तो उनको हम बोलेंगे कि वो एक्यूट एंगल्स, राइट। सबकी कहानी है। ठीक है, दूसरा एंगल देखते हैं, सेकंड हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। मैंने आपको राइट एंगल समझाया था, अगर आपको याद हो, उस दिन 90 डिग्री का कोण होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों कोण 90 डिग्री होने चाहिए, त्रिभुज में तीनों कोण 90 नहीं हो सकते, राइट। एक प्रूफ मैंने आपको कल ही दे दिया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो तीनों 90 तो हो ही नहीं सकते, राइट। जैसे तीनों के एक्यूट हो गए, तीनों न्यून कोण हो गए तो एक्यूट हो गया, इसका मतलब नहीं तीनों 90 होंगे तो समकोण होगा, एक 90 होना चाहिए। तो वन एंगल 90 डिग्री, अगर वन एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब मजेदार बात क्या होता है, जैसे ही एक एंगल 90 डिग्री होता है, अगर अगला एंगल थीटा होगा तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये अगर 90 ऑलरेडी हो चुका है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। इन दोनों का सम 90 कैसे होगा, इन दोनों का सम 90 करने के लिए एक थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। 60 60 60 हो सकता है इक्विलेटरल। रितिका जी इक्विलेटरल पे क्यों पहुंच गए, अभी हम कोणों के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्लासिफिकेशन भुजाओं के आधार पर होता है, धैर्य रखिए। 60 60 60 आपके हिसाब से अभी सिर्फ न्यून कोण त्रिभुज है, सिर्फ एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि तीनों कोण छोटे हैं 60 डिग्री से। अब आप कहोगे सर उसको तो लेकिन इक्विलेटरल बोलते हैं,
जैसे आपका भी शायद 2 नाम होगा घर पे, जैसे मेरे तो 2 नाम है घर पे। अभी तो मेरे 5-6 नाम है, पर जब मैं घर पे था तो मेरे 2 नाम थे, एक जो घर वाले बुलाते थे, घर पे बुलाते थे, और एक जो बाहर का नाम था। ठीक है, ऐसे ही एक ट्राइंगल है जिसको हम इक्विलेटरल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसका क्लासिफिकेशन जब वैसे करेंगे तो इक्विलेटरल हो जाता है, वो न्यून कोण त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दो कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जैसे आपके जो घर का नाम है और बाहर का नाम है, दोनों में आप सेट हो ना। यस, हाँ जी। चलिए पहले इधर देखिए, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ठीक है। वो एक एंगल 90 डिग्री, बाकी दोनों एंगल आपको पता है कि दोनों एंगल एक्यूट ही होंगे, क्योंकि दोनों का सम 90 बनना है, तो दोनों में से दोनों एंगल 90 से छोटे ही होने वाले हैं, राइट। बाकी चीजें, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट में तीनों 90 छोटे होने चाहिए। 1.3 ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। यहां कोण न्यून नहीं है, अधिक हो गया। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा? ऑब्ट्यूज नाम लगाया ना, एक कोण को 90 से प्लस करना है। वन एंगल शुड बी मोर देन 90। एक ही हो भी सकता है, दो एंगल मोर देन 90 तो कर ही नहीं सकते हो आप। दो एंगल मोर देन 90 कर दोगे तो क्या 180 से ज्यादा थोड़ा ना एंगल होगा। तो एक एंगल अगर 1 से 90 से बड़ा हो जाए तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ऐसा, जैसे ये कोण हमने 90 से बड़ा कर दिया, और अगर हमने इसको 90 से बड़ा किया तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। अब आपके मन में एक भावना उत्पन्न होनी चाहिए, और वो भावना ऐसी है कि सर अभी आपने हमें बताया कि अगर हमें 3 रेखाखंड दे दिए जाएं तो हम ये बता सकते हैं कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं। यस और नो? यस, ये बता सकते हैं। अगर हमें 3 रेखाखंड दिए हो तो हम ये बता सकते हैं कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप कहोगे सर क्या 3 रेखाखंड दिए हो तो हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज होगा, वो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा या फिर राइट होगा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, लेट्स कम टू दैट। आप सभी लोगों ने बचपन से एक चीज तो भर भर के पढ़ रखी है, और ये पढ़ रखी है आपने कि एक समकोण त्रिभुज नाम की चीज होती है, जिसमें इसको ए और बी और सी बोल सकते हैं। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अगर मुझे 3 रेखाखंड दिए जाएं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट जान लेना, जो नहीं पता है ये जान लीजिए, मैं भी लिख देता हूं कि इन एनी ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज में, द साइड लेंथ्स आर proportional to angle opposite to them। इसका क्या मतलब मैं समझाता हूं, इतना टेक्निकल भाषा में मत जाना। सिंपल सा मतलब होता है किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। कोण जो बीच में होगा, दैट्स मिडिल साइड, राइट। जैसे मैंने कोई ट्रायंगल बना दिया, मान लेट्स से लाइक दिस, और मैंने आपसे बोला कि दिस इज θ1, दिस इज θ2, दिस इज θ3, और मैंने बोला कि θ1 जो है इससे बड़ा है θ2, और θ1 θ3 से बड़ा है, मान लिया, ऐसा मैंने बोल दिया। ये एंगल्स का ऑर्डर है। तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना, उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। इसको मान लिया हम बोल देते हैं एक्स वाई जेड, फॉर एग्जांपल ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड बोल दिया। तो θ2 के अपोजिट वाई है तो वाई सबसे बड़ा होगा, θ1 के अपोजिट एक्स है तो ये हो गया, और θ3 के अपोजिट जेड है तो जेड होगा। तो जो एंगल सबसे बड़ा होता है त्रिभुज में, उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एडवांटेज ये हो जाता है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मैंने अभी बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। एक एंगल ऑलरेडी 90 हो चुका है, तो ये बाकी दोनों एंगल 90 से छोटे ही होंगे, क्योंकि इन दोनों का टोटल 90 है। अगर तुम इसको 1 डिग्री भी लोगे तो ये 89 डिग्री होगा। ये दोनों 90 से छोटे होंगे, यानी सबसे बड़ा कोण राइट एंगल में क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है। किसी भी राइट एंगल में सबसे बड़ा कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसके सामने की भुजा क्या होती है? इसको हम बोलते हैं कर्ण। अगर आपको राइट एंगल में थोड़ा सा भी बचपन याद हो, इसको हम बोलते थे हाइपोटेनस, कर्ण। तो हाइपोटेनस जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसीलिए होती है क्योंकि उसके सामने का कोण लॉन्ग सबसे बड़ा होता है। तो अगर मुझे 3 रेखाखंड दिए जाएं तो जो पता ना हो कि वो राइट एंगल है या नहीं है, जैसे मुझे दे दिया गया मान लिया 5 12 13, तो राइट एंगल है कि नहीं चेक करना बहुत आसान है। आप 13 को पकड़िए जो कि लॉन्गेस्ट साइड है, वही हाइपोटेनस बन सकता है, 13 स्क्वायर लिखिए, और देखिए कि क्या ये 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के बराबर है।
तो ये बनेगा 25 प्लस 144, ये बन गया 169। यहाँ 13 का स्क्वायर 169 है। आप कहोगे जी हाँ ये बराबर है, तो ये राइट एंगल हो गया राइट एंगल। सबसे बड़ी भुजा पकड़िए, उसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करके बाकी दोनों के स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, अगर बराबर है तो बन गया राइट एंगल। तो यहां तो कोई तकलीफ नहीं है, राइट। लेकिन तकलीफ कहां है कि अब मैं एक्यूट और ऑब्ट्यूज कैसे बताऊं, राइट। अब मैं कुछ ऐसा सिखाऊंगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा। चाहिए मजा? विजुलाइज करा दूं कि जिंदगी में कभी ना भूलो। हाँ देखो, गौर से देखना बस। ये 90 डिग्री है, राइट। ये सी है, ये ए है और ये बी है। जरा एक बात मुझे बस ये बता दो, अगर मैंने तुम्हें एबीसी दे रखा है, ठीक है, लेट्स से एबीसी मैंने तुमको मान लिया दे रखा है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस ए को रोटेट करना शुरू कर दूं, घुमाना शुरू कर दूं, मतलब मैं इसको एक्यूट बनाने जा रहा हूं, तो जरा देखो सी के साथ क्या होगा। जस्ट लुक एट दिस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि यही लंबाई रखूंगा मैं, ए को ए ही रखूंगा, मैं सी को थोड़ा घुमाने जा रहा हूं। जैसे ए को मुझे अगर ए ही रखना है, तो जरा गौर से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, और मैं इसको एक्यूट बनाऊंगा तो मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा दूंगा तो ए घूम के यहां जाएगा। यस। अब जाहिर सी बात है सी नहीं होगा, क्योंकि सी होगा तो ये राइट एंगल वाला केस है। ये जो वैल्यू है ना, ये थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये सी से सी डैश हो जाएगी। ये समझो। आप मुझे एक बात बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने चेंज नहीं किया है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, वही उतना ही रखा है। इसी ट्राइंगल में अगर ये सी जितना है, मान लिया राइट एंगल का केस है, तो सी है। सी डैश के साथ क्या होगा? सी डैश सी से छोटा है कि नहीं, दिख रहा है साफ साफ? विजुलाइज कर लो। तो जो मेरी तीसरी भुजा होगी, उसका स्क्वायर अगर बराबर ना होके छोटा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो ये केस हमारा एक्यूट का हो जाता है। भाई ये सी ये ना होके अगर ऐसा हो जाए, यानी छोटा हो जाए सी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर वाला जो सी स्क्वायर है वो राइट एंगल के केस वाला है, इक्वल है। लेकिन अगर उस वैल्यू से मैं छोटी वैल्यू ले लूं, कुछ ऐसा ले लूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर से बड़ा हो जाए, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये हमेशा न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। बस ये ध्यान रखना कि सी क्या है, लार्जेस्ट साइड है। गिवन जो साइड्स होंगी उसमें सबसे बड़ी भुजा पकड़िए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लेटर से मैंने आपसे बोला कि एक ट्रायंगल है मेरे पास, और वो है 3 4 6। ये ट्रायंगल मैंने आपको दिया, नॉट लाइक दिस, लेट्स से 3 4 2। क्या ट्रायंगल है? 3 4 7 7 2 से बड़ा है, 4 2 6 6 3 से बड़ा है, 3 2 5 4 से बड़ा है। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। कौन कह रहा नहीं है? कुछ भी करते हो तुम लोग, अच्छा खासा ट्रायंगल है, कौन नहीं। अब ये ट्रायंगल है, अब ये कौन सा ट्रायंगल है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। व्हिच ट्रायंगल इज दिस, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इट्स अ ट्रायंगल। इसमें लार्जेस्ट साइड पिक करिए पहले तो आपको लार्जेस्ट साइड हमारी 4 है, ठीक है। इसको 3 बनाओ पहले भी, लेट्स से आई विल कॉल इट 3। तो अब 4 जो लार्जेस्ट साइड इसको मैं सी बोलूंगा अपना, और नेचुरली ये हमारे ए और बी हो जाएंगे, राइट। क्या 4 का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से छोटा है? यस, क्योंकि ये 18 है और ये 16 ही है। तो जब मेरा सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, तो ये एक्यूट है। अब आप ये फॉर्मूला विजुलाइज कर रहे होंगे मेंटली, क्यों छोटा है? यहां से देखो, मैं आपको बता रहा हूं क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं, जो सीधा फॉर्मूला रट ले और जो इसको समझ ले, देयर इज नो डिफरेंस। बोथ ऑफ यू विल गेट द आंसर्स, सेम आंसर्स, मे बी इन सेम टाइम, बट देयर इज अ डिफरेंस इन क्वालिटी। ये नियम तुमने कितनी बार जिंदगी में पढ़ा? तुम्हें किसी ने क्यों नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है? It's a hardly 5-minute discussion. Draw a diagram and show it. But nobody ever taught you this. All right. Nobody. You are in the right class. So there's a difference in quality that you understand. All right. चलिए, अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा अगर यही ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो। तो आप कहोगे ऑब्ट्यूज के केस में
देखो ये राइट एंगल वाला केस बनता है, अगर ऐसा हो तो ये राइट एंगल का केस बनेगा। अगर मैं इसी भुजा को थोड़ा इधर घुमा दूं, ऐसे रोटेट कर दूं, तो नेचुरली अब जो मुझे ये तीसरी भुजा लेनी पड़ेगी वो इस भुजा से बड़ी ही होगी। इस वाले केस में सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर था, यहां वाला जो सी स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होगा। तो क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का केस। चैट के सारे प्राणियों से रिक्वेस्ट है कि मेरे पे भी थोड़ा ध्यान दें, मैं कुछ पढ़ा रहा हूं इधर, ठीक है, प्लीज। जी, सो होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। आपको 3 ऐसे साइड्स दिए जाएंगे। पहला काम क्या करना है, एक साइड इसमें पिक करना है जो लार्जेस्ट साइड हो। कौन सी, आई डोंट केयर, याद ऐसे रखो, एबीसी के टर्म में याद मत रखो, ठीक है। लार्जेस्ट साइड जो भी हो, ए हो बी हो सी हो, अब ये नहीं, ये नियम रट लिया, अब कोई सवाल आ गया कि ए लार्जेस्ट साइड है तो फिर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला केस नहीं चलेगा। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज आई हैव टू पिक द लार्जेस्ट साइड आउट ऑफ 3 साइड्स, उसका मैं स्क्वायर करूंगा। इफ दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू, तो ये हमारा क्या केस बनेगा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का केस है। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं स्टाइल से, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाए तो हम कहेंगे ये राइट एंगल है। अगर यही क्वेश्चन मार्क आपका ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाए तो हम कहेंगे ये ऑब्ट्यूज एंगल का केस है। अगर यही क्वेश्चन मार्क लेस देन में कन्वर्ट हो जाए तो हम कहेंगे ये एक्यूट एंगल का केस है। ठीक है, तो ये रिजल्ट ऐसे ध्यान रखना, एबीसी के टर्म में नहीं, वरना घोटाला कर बैठोगे एग्जाम में तुम। एबीसी तो सिर्फ वेरिएबल के नाम है, अब वो एबीसी कोई बदल दे, कौन ए कौन बी कौन सी, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू, और उनके हिसाब से ये प्रॉपर्टी डिजाइन होती है। चलो आओ सवाल करते हैं। सवाल देखो, एक ट्राइंगल की जो भुजाएं हैं वो 5:6:7 के अनुपात में है, तो ये ट्राइंगल क्या है। ये बकवास ऑप्शन जो दिया हुआ इधर एक्यूट और राइट एंगल, ये क्या बकवास है, या तो एक्यूट या राइट एंगल क्या होता है, इधर और का केस थोड़ा ना है, एक्यूट होगा तो राइट नहीं होगा, राइट है तो एक्यूट नहीं होगा। तो हम 5:6:7 पकड़ेंगे और 5:6:7 में लार्जेस्ट साइड 7 वाला बनेगा, 7 स्क्वायर, और यहां बनेगा 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यह है 49, यह है 25, यह है 36। नेचुरली आपको दिख रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, ए स्क्वायर, ये मतलब दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर सबसे बड़ी से अगर बड़ा हो जाता है तो वी कॉल इट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ए ऑप्शन, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल का केस है। आप ऐसे बोल सकते हो कि लार्जेस्ट को सी मान लो और इसको ए और बी मान लो, फिर ठीक है। आप लार्जेस्ट को सी मानो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर से बड़ा है, तो ये एक्यूट वाला केस है, एज लॉन्ग एज यू नो कि आपका सी लार्जेस्ट साइड है। तो इस तरह से रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बड़ा मजेदार सवाल है। आपको 4 लाइन सेगमेंट मैंने दे दिए, 2, 3, 5 और 6 के 4 लाइन सेगमेंट दे दिए हमने कहा इन चारों को यूज करके तुम जितने ट्रायंगल बना सकते हो बनाओ, बताओ कितने ट्रायंगल बना सकते हो। चारों में से किन्हीं भी 3 को यूज करना है ऑब्वियसली, बट यू आर फ्री टू यूज एनी 3 दैट यू वांट। इस सवाल का उत्तर सभी लोग देने का कष्ट करें, तब तक मैं जरा खड़ा होकर थोड़ा वॉक कर लेता हूं यार। आप जरा त्रिभुज बनाओ, सवाल का उत्तर सभी लोग दें प्लीज, मैं यही हूं। ट्राई एवरीवन प्लीज, सब लोग सॉल्व करें सवाल को। Okay, so maximum people are saying that the answer is okay. एक सवाल आया है, आप फिजिक्स भी पढ़ाओगे? ऐसा आपने क्या देख लिया कि फिजिक्स पढ़ना चाहते हो आप मुझसे? वैसे मैं जो भी पढ़ाऊंगा बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट।
लेकिन इंसान की क्षमताएं फिजिक्स कैसे पढ़ाने लगे? हाँ जी, एसएससी लेवल की क्या जरूरत है? मतलब बाकी टीचर नहीं है क्या? हाँ जी, जीएस के टीचरों को अभी तो इतनी इज्जत मिली है, एसएससी ने 75 नंबर का जीएस मेंस में डाला है, अब हम जाके उनके उनके कोर्स में भी घुस जाएं? कैसी बातें कर रहे हो यार? ठीक है, आइए इधर। फिजिक्स में पढ़ाऊंगा अगर मेरी बच्ची ने पढ़ने का फैसला लिया तो ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स हर टू स्टडी, सो इफ शी वांट्स टू स्टडी एवर देन आई विल टीच हर फॉर श्योर। ठीक है, हाँ जी, 2 3 5 6 द नंबर, बिकॉज आई कांट रिलाई ऑन स्कूल्स। स्कूल्स ने मेरे साथ जो किया है ना, या सबके साथ जो करता है, मैं स्कूल पे भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है, सो I have to ensure that if she really wants to study ever, then I can teach her. Yes, अभी तो नहीं इरादा है। ठीक है, चलिए। सो आइए इधर। तो अब पहले ट्राइंगल की बात करते हैं। अच्छा, मैंने कहा 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, क्या इससे कोई ट्राइंगल बनेगा? देखो, मैं संभावनाएं समझा रहा हूं कि हम 4 में से 3 के 4 पेयर बना सकते हैं। चलिए, 2 3 5 ले सकते हैं, 2 5 6 ले सकते हैं, 3 5 6 ले सकते हैं। ओके, एक कॉम्बिनेशन और बनेगा, वो क्या बनेगा? 2 3 6। तो ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो आप 4 कॉम्बिनेशंस चुन सकते हो 3 3 के। अब देखो ट्राइंगल कहां बनेगा? यहां ट्राइंगल नहीं बनेगा क्योंकि 2 + 3 5 हो गया, कंडीशन पहले ही वायलेट हो गई। अब 2 3 5 पे अगर ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो 2 3 6 पे कौन सा ट्राइंगल बनेगा? 2 + 3 तो 6 से छोटा हो गया, तो ये दो तो नहीं बनने। अब बाकी इन दोनों में थोड़ा सतर्क रह के चेक करना पड़ेगा कि वो सारी कंडीशन मीट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप कहोगे भाई देखो 2 + 5 7 होता है, 7 6 से बड़ा है। मैं सब लिख देता हूं ताकि आपको पता हो कि तीनों कंडीशन चेक करनी है। 5 6 11 होगा, ये तो 2 से बड़ा ही होगा, और 6 2 8 होगा, ये 2 से बड़ा होगा। तो तीनों कंडीशन मीट हो गए, तो ये ट्राइंगल है। तो ये एक ट्राइंगल मिल गया हमको। यहाँ ये दोनों ट्राइंगल नहीं मिले थे, ये ट्राइंगल मिला। यहाँ देखो 5 3 8 है, 8 6 से बड़ा है, फिर 6 5 11 है, 11 3 से बड़ा है, 6 3 9 है, 9 हमारा 5 से बड़ा है। तो ये भी ट्राइंगल है। तो इसका आंसर क्या है? 2। अब देखो, एक्चुअल में तीनों कंडीशन चेक करनी नहीं पड़ेंगी आपको, इसका रीजन बताता हूं। देखो, अगर मैं 2 लार्जेस्ट साइड का सम करूंगा तो वो स्मॉलेस्ट से तो बड़ा आएगा ही। तो ये कंडीशन तो कभी देखनी नहीं है आपको, राइट? ये कंडीशन तो होनी। अगर आपने सोचो सबसे बड़ी बात कि जब मैं इसको छोड़ दे रहा हूं और इन दोनों का सम कर रहा हूं, तो कोई शंका है क्या आपको कि वो इससे बड़ा आएगा? आना ही है वो तो। व्हाई टू चेक इट, राइट? नो नीड टू चेक इट। दो ही कंडीशन एक तरह से चेक करनी होती है। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट यू से, 2 आंसर हो गया, 2 आंसर ए। ये अच्छा सवाल, गुड क्वेश्चन, टेस्टिंग योर कॉन्सेप्ट। चौथा सवाल देखिए, एबीसी इंटीजर्स हैं और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं। ए बी 4 है तो सी बता दो। लोग 3 4 के लिए लड़ रहे थे, उत्तर 2 हो गया। गलत गलत आपस में लड़ रहे थे। सही से कोई लेना देना ही नहीं था। वाह, कॉन्सेप्चुअल सवाल में यही मजा होता है, यही आनंद आता है मुझे। हाँ जी, कहाँ 2 + 5 7 से बड़ा लिख दिया मैंने यार? अरे 6 7 करेक्ट कर लो यार, क्या मतलब जो है तुम 2 5 7 होता है। तीसरी वजह लिखनी थी, 6 लिखना था वहां। मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे ध्यान मत दो, भावनाओं पे ध्यान दो, है ना? चलिए, ABC इंटीजर्स है एंड साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। AB इज इक्वल टू 4, देन फाइंड C। C की वैल्यू आपको बतानी कितनी होगी? कितने लोग करें आंसर? 3 होगा। मेरा एक सवाल है, अगर AB मेरा 4 है और ये दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, क्या बोल सकते हो आप? ये तो 1 × 4 होगा या 2 × 2 होगा। एनी अदर पॉसिबिलिटी? नो, दिस इज द ओनली 2 पॉसिबिलिटी, राइट? अब ए बी से इंपॉर्टेंट नहीं, एक भुजा एक तो दूसरी 4,
एक भुजा दो तो दूसरी दो। अब एक काम करते हैं, अब जरा इनको बनाते हैं और जरा चेक करते हैं कि इनमें कौन सा केस होगा, कौन सा केस नहीं होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मेरे को एक छोटा सा जवाब आप सभी से चाहिए, और वो छोटा सा जवाब ये चाहिए आपसे कि अगर आप ऑप्शंस गौर से देखो, ठीक है, मैं ऑप्शन पे इसलिए जा रहा हूं बिकॉज थोड़ा ऑप्शन की हेल्प लेते हैं यहां से। ये दो दो वाला केस अगर आप ध्यान से देखो गौर से, 2 + 2 क्या होगा, 4 होगा, राइट? होगा कि नहीं होगा? यस। सो नेचुरली सी की वैल्यू 4 नहीं हो सकती इस केस में, बट अभी पता नहीं कि केस कौन सा है। वी डू नॉट नो दिस कि केस कौन सा है, अभी नहीं पता मैंने। तो जरा इस सवाल को ना थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मेहनत करेंगे तो मजा भी आएगा। मेरे को सबसे पहले एक सवाल आप सभी से जानना है, और वो ये जानना है कि सी क्या लार्जेस्ट साइड है, ये आपको मालूम है पहले से? क्या सी लार्जेस्ट साइड है? नहीं, नहीं पता है। क्या सी स्मॉलेस्ट साइड है? ये भी नहीं पता है। मालूम है क्या? ये भी नहीं पता है। तो पहला केस लेते हैं जरा, 1 और 4 वाला, और मैं सी की कुछ वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूं। सी की जो वैल्यू होगी, गौर से देखिएगा, वो कहां से कहां तक हो सकती है। आप कहोगे इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 3 से बड़ी और इनके सम से छोटी, 5 से छोटी, यानी सी की वैल्यू आप क्या बोलना चाहते हो? सी की वैल्यू बोलना चाहते हो 4 है। अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो मुझे सी की वैल्यू को 4 लेना पड़ेगा, यस और नो? यही केस बनेगा ना, और क्या बनेगा? यस। अगर मैं ये 2 और 2 ले रहा हूं तो बताओ सी की वैल्यू क्या होगी? आपको 0 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी। तो यहां सी की बहुत सारी संभावनाएं दिख रही है, 1 2 3 दिख रही है मुझे। हाँ जी। नाउ वी नीड टू फिगर आउट इन द गिवन केस कि मेरा केस कौन सा मुझे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल देगा और कौन सा मुझे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्या क्या केस बना है जरा बताओगे आप मुझे? मैं लिख देता हूं। एक केस बना है आपका 1 4 4, एक केस आपका बना है ए हो गया 2, बी हो गया 2, सी हो गया 1, एक केस बना 2 2 2, एक केस बना 2 2 3। ये सारे केसेस हैं जो आपके बने। आप पहले तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री वाला केस है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। इस केस में आओगे तो आप कहोगे लार्जेस्ट जो भुजा है 4 स्क्वायर है, लेकिन यहां भी 4 है। एक मजेदार बात यहां पर आप देख सकते हो कि ये 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। भाई लार्जेस्ट साइड यहां क्या लोगे? 4 ही ले पाओगे ना आप। तो 4 स्क्वायर कैन नॉट बी मोर देन 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कैन इट बी? नो। सो देयरफॉर दिस इज रॉन्ग, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यहां 2 2 1 में सेम कहानी होगी। लार्जेस्ट आपने कहा 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से बड़ा तो नहीं हो सकता है, राइट? 2 2 2 ये होना ही नहीं है, तो एक ही संभावना ये बची, जरा इसको चेक कर लो। 3 का स्क्वायर बनेगा 9, और ये 9 8 से बड़ा होगा, यस। तो सिर्फ एक ही संभावना है 2 2 3। तो जो सी की पॉसिबल वैल्यू है वो सिर्फ 3 है। कुछ लोगों ने उत्तर तो 3 बताया था, लेकिन आई एम डैम श्योर कि आपने एनालिसिस नहीं करी हुई। तुक्के में लग गया उत्तर, या कोई एक केस पकड़ लिया और कह दिया हाँ। If you did all this analysis of 1 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3, then good। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका, जैसे होता नहीं वो पिक्चर के पहले जब हॉल में पिक्चर देखने जाओ या सीरियल में आता है ना कि इसका किसी सत्य घटना से एक संबंध सिर्फ एक संयोग है, क्राइम पेट्रोल में भी आता है। तो वैसे ही तुम्हारा उत्तर सही हो जाना सिर्फ एक संयोग है। ये कोई, तुमने इसको सॉल्व नहीं किया है, समझे कि नहीं? और ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है। एक यहाँ लेकिन मैं मजेदार कॉन्सेप्ट ऐड करना चाहता हूँ, इसको बहुत गौर से देखिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। देखिए ध्यान से,
अगर आपके सामने कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा है जिसमें इक्वल साइड्स आपकी एक्स एक्स हैं और अनइक्वल साइड वाई है, और अगर एक्स वाई से बड़ा है, तो ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई से बड़ा है तो लार्जेस्ट साइड में क्या लूंगा, एक्स स्क्वायर ही लूंगा, और यहां भी दूसरी दो भुजाएं बची, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बची। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा आएगा। ये ना ऑब्ट्यूज होगा, ना ही ये राइट होगा, ये हमेशा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार बात है। अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल लिखूं 8 8 7, आंख बंद करके बोल देना कि ये एक्यूट ट्राइंगल है, क्योंकि एक तो ये आइसोसेलेस है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं, और जो इक्वल वाली साइड है वो अनइक्वल साइड से बड़ी है। इट हैज टू बी एक्यूट ट्राइंगल। बस ये चेक कर लेना कि ट्राइंगल बन रहा हो, ठीक है? इट शुड बी ए ट्राइंगल, राइट? क्लियर है कि नहीं? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात बताओ, दूसरा पॉइंट मैं पूछता हूं, क्या ये चेक करने की जरूरत है कि ये ट्राइंगल है या नहीं है? ये भी जरूरत नहीं है। देखो, एक्स एक्स वाई लिखा मैंने। अगर आपने बोल दिया कि एक्स वाई से बड़ा है, तो आपको ये भी चेक नहीं करना है कि ये ट्राइंगल है कि नहीं, ये 100% ट्राइंगल होगा। देखो, जब एक्स ही वाई से बड़ा है तो क्या एक्स प्लस एक्स वाई से बड़ा नहीं होगा? यस। और जब एक्स प्लस वाई करोगे तो वो तो पक्का एक्स से बड़ा है, जब वाई प्लस एक्स करोगे तो वो भी एक्स से बड़ा होगा। तो अगर कभी भी मेरे पास एक्स एक्स वाई करके लाइन सेगमेंट दिया हो और दिया हो कि एक्स वाई से बड़ा है, तो पहली बात तो ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा, ये कोई शंका नहीं है। और दूसरा क्या बनेगा? एक्यूट ट्राइंगल बनेगा। कब? जब इक्वल साइड ही सबसे बड़ी हो जाओ। इंटरेस्टिंग चीज है ये, आपका समय बचा देगी एग्जाम में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उल्टी कहानी है कि छोटी वाली भुजा इक्वल है, देन वी हैव टू चेक। ओके, व्हेन छोटी वाली भुजा इक्वल होगी, देन वी हैव टू चेक विद द फॉर्मूला कि क्या है। बट जब ऐसा है, चुटकियों बता दोगे तुम। 877 ऑलवेज ऑब्ट्यूज, ये किसने बोला? महक आपको। हु सेड 877? आई एम टॉकिंग अबाउट 887। आई मेड ए डायग्राम वेयर आई क्लियरली डिस्प्लेड कि जो इक्वल साइड है x, वो y से बड़ा है, यानी अनइक्वल साइड से बड़ा है, देन इट हैज टू बी एक्यूट। इन एनी अदर केस यू हैव टू चेक। 877 में 77 इक्वल है, बट वो लार्जेस्ट नहीं है 77। यू हैव टू चेक मैनुअली कि क्या हो रहा है वहां। अगर एक्यूट का केस बनेगा तो बोल दो एक्यूट है, नहीं बनेगा तो बोल दो कि नहीं है। ठीक है, चलो अब सवाल पे आते हैं फिर से। पांचवा सवाल देखिए। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जिसकी भुजा क्या है? 9 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर जो है ग्रेटेस्ट साइड है, और x हमारा एक इंटीजर यानी पूर्णांक है। आपको बताना है ऐसे कितने ट्राइंगल एग्जिस्ट करेंगे, हाउ मेनी सच ट्राइंगल विल एग्जिस्ट। तो सबसे बड़ी बात तो देखो, पहले तो x की वैल्यू मुझे पता है कि x की वैल्यू, इन दोनों का अंतर 12 है और इन दोनों का सम कितना है? 30 है। जब इसके बीच में होगा तो ट्राइंगल बनेगा। तो पहले तो बेसिक कंडीशन हम ये देखेंगे कि x की किन वैल्यूज के लिए ट्राइंगल बनेगा। यस। लेकिन अब ये जो ट्राइंगल बनेंगे, इसमें तरह तरह के ट्राइंगल हो सकते हैं। अब मुझे ऑब्ट्यूज वाला ट्राइंगल खोजना है, यानी जो अधिक कोण त्रिभुज वाला ट्राइंगल हो। तो उसके लिए हमें दो चीजें तलाशनी पड़ेंगी। पहला कि मेरा जो ट्राइंगल है, एक्स देखो सबसे बड़ी भुजा नहीं है, क्योंकि सवाल ने ये बोल दिया है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है आपकी, वो 21 से दिया हुआ है। ग्रेटेस्ट साइड आपकी 21 है। तो मुझे ये भी पता है कि एक्स हमारा 21 से छोटा है, बराबर बोल सकते हैं अगर ऐसा केस बना तो ये जो कहानी है ना 12 से 30 की, ये लिमिट हो गई कि x 12 से बड़ा है और 21 से छोटा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि 13 से 21 तक की सारी वैल्यू चलेंगी, नहीं, मैं 21 के बराबर भी मान सकता हूं उसको। बट आपको पता है 21 के बराबर भी नहीं होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए क्योंकि अगर 21 के बराबर हुआ तो वही वाला केस बनेगा, एक्यूट एंगल बन जाएगा। इट कैन नॉट बी इक्वल टू 21 आल्सो, वी नो दैट। आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि 21 21 यानी लार्जेस्ट साइड अगर इक्वल आइसोसेलेस बनेगा तो एक्यूट होगा, तो 21 से छोटा ही होगा। अब 12 से 21 के बीच में आपको लग रहा है 13 14 15 सब तो हो गया, 13 14 13 से लेकर 20 तक की सारी वैल्यू लेंगे, 8 वैल्यू आंसर होगा। ऐसा नहीं है।
आंसर 8 नहीं है। अभी आपने सिर्फ ये किया है कार्य, इन दोनों कंडीशंस का इस्तेमाल किया है कि 21 ग्रेटेस्ट साइड है और त्रिभुज बनेगा, सिर्फ यही तो यूज किया है अभी तक। 21 ग्रेटेस्ट साइड है और त्रिभुज बनेगा। ऑब्ट्यूज का केस अभी हमने चेक ही नहीं किया। तो आप जरा ध्यान से समझना, इसमें 21 हमारी लार्जेस्ट साइड है, 9 हमारी एक और भुजा है, x हमारी एक भुजा है। 21 अगर लार्जेस्ट साइड है तो हमें पता है 21 का स्क्वायर ऑब्ट्यूज के केस में 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि x 21 से छोटा होगा, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम 21 स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। यहां से आप कहोगे कि जो एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू 21 स्क्वायर 441 होता है, और जो 9 का स्क्वायर होता है ये 81 होता है। यहां से आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 360 से छोटी होनी चाहिए, और आपने बोला है कि x एक इंटीजर है। x हमारा 361 का मतलब है 18 दशमलव कुछ कुछ, इससे छोटा होना चाहिए, बिकॉज 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो x की वैल्यू 18 दशमलव कुछ कुछ से छोटी होनी चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए जो कंडीशन मिली मुझे वो ये मिली कि x की वैल्यू 18 से छोटी होनी चाहिए, बट x 18 के बराबर हो सकती है, क्योंकि 18 दशमलव कुछ कुछ से छोटी होनी चाहिए और इंटीग्रल वैल्यू अलाउड है। तो 18 दशमलव कुछ कुछ से छोटा 18 है, 17 है, 16 है, 15 है, 14 है, 13 है, 12 नहीं ले सकता हूं, क्योंकि 12 पे ट्राइंगल बनने की कंडीशन ही ब्रेक हो जाएगी। तो मेरी जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड दे आर 6 वैल्यूज। आंसर हो गया आपका B6। ठीक है, अच्छा सवाल है। पहले ट्राइंगल की कंडीशन एंड देन यू हैव टू चेक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की कंडीशन। 21 सबसे बड़ा दिया हुआ है, तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज था कि आपने सीधे 21 स्क्वायर मोर देन 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, और आपने इसको सॉल्व कर लिया और बिना किसी प्रॉब्लम के आपका आंसर आ गया। यस और नो? हाँ जी, ठीक है, चलिए सवाल ट्राई करिए। x लेस देन 30 देखना जरूरी है क्या इस कंडीशन में? क्यों नहीं देखोगे? जो कंडीशन है वो लिखोगे, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालोगे आप। अगर आप देखोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसको लेना है कि छोड़ना है? तो डोंट मेक सच रूल्स कि इसको छोड़ देना है या इसको लेना है। देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यस, 17 तक क्यों होगा विराज? 18 का स्क्वायर निकालो, कितना आएगा? 324 आएगा। 324 360 से छोटा है कि नहीं? यस, चलेगा कि नहीं चलेगा? दौड़ेगा। वो 18 नहीं है, एक लेस देन 18, वो 18 दशमलव कुछ कुछ से छोटा है, और 18 दशमलव कुछ कुछ से छोटा इंटीजर 18 है। समझे कि नहीं? वो लेस देन 18 नहीं है भैया, 18 दशमलव कुछ कुछ है, और 18 दशमलव कुछ कुछ से छोटे इंटीजर में 18 आता है। कंफ्यूजन है तो 18 रख के देख लो। 18 का स्क्वायर 324 होता है, जो कि 360 से छोटा है। विशु जी कह रहे हैं 18.96, ये निकाल के भी तुमने बेवकूफी करी है। 18.96 नहीं लिखना है, इतना निकालना ही नहीं है। क्यों निकालना है? 18 दशमलव कुछ कुछ, ये तो दिख ही रहा है कि 18 से बड़ा 18 के स्क्वायर से। 19 भी नहीं लिखना है। 19 क्यों लिखोगे? क्योंकि 18 दशमलव कुछ कुछ है। समझे कि नहीं? अगले साल में डायग्राम नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। नहीं नहीं, ये लाइन जो मैंने खींची है डायग्राम नहीं है, ठीक है? ये जो मैंने लाइन खींची है डायग्राम नहीं है, मैं क्रॉस लगाया कि इसका डायग्राम नहीं है। कल मिलेगा। आगे देखो, one of the angle of an isosceles triangle is 60 degree, then the triangle must be। बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले देखो, भुजाओं के आधार पे अभी मैंने ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन किया नहीं, वो करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब सवाल भुजाओं पे बेस्ड आने लगे। तो जरा भुजाओं पे बेस्ड सवाल करने के लिए पहले हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं ट्राइंगल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड्स। ट्राइंगल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं के आधार पर ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। पहला,
ऑल साइड्स इक्वल, इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलेंगे? समबाहु, सारी भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज कैसा बनता है? ऐसा, तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा, जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। तो ये हो गया आपका 60 60 60। क्लियर? दूसरा जो ट्राइंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। नाम में लिखा हुआ समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु, टू साइड्स इक्वल। तो इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी, जैसे ये दो भुजा मान ले बराबर है, इसका बराबर होना जरूरी नहीं, दो भुजाएं इक्वल होंगी, तो इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि भाई दो बराबर भुजाएं हैं तो उनके सामने के दो कोण बराबर होंगे। जैसे इसके सामने का कोण इसके सामने का कोण अलग अलग हो ही नहीं सकता, अलग अलग हो गया तो फिर कांड हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग हो गया तो भुजा बराबर कैसे होगी? ऑलराइट, नाउ इसी का एक स्पेशल केस देखिएगा। स्पेशल केस क्या है कि मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में गिवन है वन एंगल इज 60 डिग्री। दो केसेस बनेंगे, दोनों बना रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखना। आप कहोगे वो 60 डिग्री का कोण दो बराबर भुजाओं के बीच में हो सकता है, या फिर वो 60 डिग्री का जो कोण है वो दो उन भुजाओं के बीच हो सकता है जो बराबर नहीं है। मजेदार बात क्या है कि जैसे आपने इस कोण को अगर 60 बोला और आपने कहा ये थीटा है और ये थीटा है क्योंकि ये तो बराबर होने ही है, तो यहां थीटा की वैल्यू आप सॉल्व कर लो, ये भी 60 आ जाएगी, यानी तीनों 60 बन गए, यानी ये इक्विलेटरल बन गया। सिमिलरली अगर ये 60 है, इसके सामने ये 60 है, तो इसके सामने ये 60 होगा, नेचुरली ये भी 60 हो गया। यानी ये बोल देना कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक एंगल 60 डिग्री है, कोई भी एंगल 60 डिग्री हो, चाहे ये केस चाहे ये केस, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर एक डिग्री भी 60 डिग्री हो जाए, एक एंगल भी 60 डिग्री हो जाए, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक्चुअल में इक्विलैटरल ट्राइंगल है, वो समबाहु त्रिभुज है। तो एग्जाम में अगर एग्जामिनर ऐसा बोल दे कि देयर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन एंगल 60 डिग्री, मींस वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर वो बोल दे कि समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री है, तो समझ लेना वो समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। समझे? अब देखो, अभी हमने कहा दो बराबर, फिर हमने कहा तीन बराबर, अब हम क्या कहेंगे? कोई बराबर नहीं है। लेट अस से हमने कहा मेरे पास एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं ए बी सी, ए बी सी, ना तो ए बी के बराबर है, ना तो बी सी के बराबर है, ना ही सी ए के बराबर है, कुछ भी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी दो बराबर हो गए तो समद्विबाहु हो जाएगा। ऑल हैव टू बी डिफरेंट, ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, तो उस केस में इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल, हिंदी में इसका नाम बहुत अच्छा है, विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। कोई भुजा सम नहीं है, समान नहीं है, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया भुजाओं के आधार पर, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। क्लियर? अब जरा देखिए सवाल नंबर 7। एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक एंगल 60 डिग्री है, तो ट्राइंगल क्या होना चाहिए? बताओ। बी ऑप्शन, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। 8वां सवाल, आपको एक इक्वेशन दी है, एंगल बी पूछा जा रहा है और वो भी दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी की चर्चा हो रही है। तो एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा 140 डिग्री है, और आपको पता है अगर एबीसी त्रिभुज के एंगल्स हैं तो ये वैल्यू हमारी 180 डिग्री के बराबर होगी। ये इक्वेशन 2 बोल दो, ये इक्वेशन 1 बोल दो। अगर मैं दो में से एक घटा दूं, ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, इस बी से बी/2 घट के एंगल बी/2 बचेगा और ये वैल्यू 40 डिग्री के बराबर हो जाएगी। एंगल बी का मान जो हमारा होगा ये 80 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां बस इस सवाल में चेक किया जा रहा है कि तुम्हें ये आता है कि नहीं कि तीनों भुजाओं का सम
180 होता है। नवा प्रश्न आपको दिया है कि 3 एंगल्स दिए हुए हैं और ये तीनों एंगल्स अगर ऐसे ऐसे हैं तो ट्राइंगल क्या है। कुछ लोग कहेंगे सर तीनों एंगल अलग अलग दिख रहे हैं, एक x है, एक 6x/5 + 6 है, एक 4x/3 + 15 है, तीनों अलग अलग हो गए। तो चूंकि तीनों अलग अलग हो गए इसलिए ये स्केलिन ट्राइंगल होगा। कितने लोग कह रहे हैं ऐसा? बिना x की वैल्यू डाले हुए ये मत बोल देना कि तीनों अलग अलग हैं, बकलोली वाला काम मत करो। x एक वेरिएबल है यार, x की वैल्यू डालोगे तो पता चलेगा कि सेम बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, दो सेम बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, क्या हो रहा है कहानी। पहले ही मत बोल दो कि एक x है, एक 4x/3 + 15 है, तो दोनों अलग अलग है। एंगल कैसे निकलेगा? जोड़ के 180 करने से। 6x/5 + 6 + x + 4x/3 + 15 ये टोटल एंगल हुआ, इसको 180 के बराबर करो और x का मान निकालो पहले। तो बनेगा 15 6 21, 21 जाके उधर घटेगा 159 और यहां देखना ध्यान से, ये वैल्यू बनेगी 5 3 15, 6 3 18x, ये बनेगा 15x और ये 3 5 15 तो 5 चौके बनेगा 20x। 33 और 20 कितना हुआ? 53। x/15 = 159। 53 से मैंने काटा, 53 तियां, x की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। x अगर 45 आ गया तो x जाके यहां रखो 45 डिग्री। यहां x तुमने 45 रखा तो क्या बनेगा? 5 9 45, 9 6 54 और 6 हो गया 60। 60 45 105 होता है तो ये हो गया 75। अब ये आने के बाद जरूर हम कहेंगे कि ये स्केलिन है, बट ये हम पहले नहीं बोल सकते थे। पहले बोलना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है। जिनको ये बात समझ में नहीं आ रहा मैं समझा देता हूं। x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दोनों बराबर हो सकते हैं, तो निकाल के दिखाते हैं। क्या x 6x/5 + 6 के बराबर हो सकता है? ये नहीं हो सकता है क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। दैट्स ट्रू, दे कैन नॉट बी इक्वल। तो अगर कुछ करना है एनालिसिस तो देयर इज अनदर वे जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ये तीनों एंगल कभी बराबर नहीं होंगे बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन विदाउट सॉल्विंग इट। और वो केयरफुल ऑब्जर्वेशन क्या है कि चूंकि x एक एंगल है, ये वैल्यू देखो x से बड़ी है कि नहीं, तो मैं 6 में यहां पर x से बड़ी वैल्यू ले रहा हूं, ये कभी x के बराबर हो सकती है क्या? नहीं, कैन नॉट बी इक्वल। क्या x इसके बराबर हो सकता है कभी? नहीं, क्योंकि ये भी 4x/3 x से बड़ा है, x से बड़े में 15 जोड़ोगे कभी बराबर नहीं होगा। क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? लेट्स सी। क्या 6x/5 + 6 4x/3 + 15 के बराबर हो सकता है? क्या x की ऐसी कोई वैल्यू है? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये आइसोसेलेस बन जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। इसका रीजन बताता हूं। ये वैल्यू तुम्हारी 1.2x है और ये 1.33x है। तुम 1.2x में 6 जोड़ रहे हो, कम जोड़ रहे हो, कम में कम जोड़ रहे हो, यहां ज्यादा में ज्यादा जोड़ रहे हो, कभी बराबर नहीं होंगे। तो ये भी सही नहीं है। यानी ये तीनों एंगल्स जो यहां दिए हुए हैं दे आर डिफरेंट, दे कैन नेवर बी सेम। ऐसी एक्स की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी पॉजिटिव जिसके लिए ये तीनों बराबर हो पाएंगे, इसलिए ये स्केलिन है। सीधे नहीं बोल सकते कि देखा और कहा हाँ सब तो अलग अलग लग रहे हैं तो सी है, समझे? तो बिना सॉल्व के भी ये चीज बोली जा सकती है, बट विद लिटिल केयरफुल एनालिसिस। ऐसा कोई मान ही नहीं है जिसमें ऐसा हो सके कभी, ठीक है? 6 और 15 की वैल्यू एक्सचेंज करें तो निकालना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि उसमें एक कंडीशन और भी है। ये सवाल ऐसा नहीं इतना हलवा सवाल है। 6 और 15 को तुम एक्सचेंज कर दो और मान लिया एक्स की वैल्यू आ भी गई कुछ, तो तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि तीनों का टोटल 180 बने, तभी तो ट्राइंगल भी बनेगा ना। ऐसे तुम एक्स की कोई भी वैल्यू निकाल भी लो, तीसरा जब तक चेक नहीं करोगे कि टोटल 180 है, टिल देन इट कैन नॉट बी राइट। सो काम खत्म नहीं होगा। अगर दो बराबर आ भी जाएंगे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे तो शंका उत्पन्न होगी बस कि स्केलिंग शायद ना हो, बट देन हमें टोटल 180 करके भी देखना पड़ेगा। तो काम छोटा नहीं है, राइट? इसलिए इसको चुपचाप ट्रेडिशनली कर लो, ज्यादा बढ़िया है। क्लियर रूट गए, एक्स की वैल्यू निकाली, 45 आई रख के देख लिया, नहीं है। हाँ जी, ये देखिए 10वां प्रश्न। त्रिभुज का एक एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ अदर टू एंगल्स, देन ट्राइंगल इज। त्रिभुज का एक एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ अदर टू, ऐसा दिया हुआ है। आप ये कह रहे हो कि जो b + c एंगल है ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए के बराबर है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का टोटल त्रिभुज में 180 होता है। इसकी वैल्यू तुम बोल रहे हो कि ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए है, तो एंगल ए 60 डिग्री हो गया।
एंगल ए आपका 60 डिग्री हो गया। इसके अलावा क्या कोई और ज्ञान है तुम्हारे पास? कैसे आइसोसेलेस हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस दिया हुआ है, शुरू में ही दिया हुआ है। देखो, टू इक्वल एंगल्स, तो ट्राइंगल तो भैया शुरुआत में ही आइसोसेलेस है। ट्राइंगल अगर शुरुआत में ही आइसोसेलेस था और इक्विलेटरल कहीं है नहीं ऑप्शन में, तो आइसोसेलेस लगा ही देना। क्यों लगा रहे थे सवाल को? हाँ ठीक है, 60 डिग्री लाने के बाद तुम बोलोगे कि हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल के नाम से भी जाना जाएगा, मोर स्पेसिफिक नेम। इक्विलेटरल कहीं ऑप्शन में था? बी नहीं लगेगा, कांट बी डिटरमिन्ड। संजय बाबू, बी नहीं लगाओगे? इट्स प्योरली डिटरमिन्ड, इट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल। हाउ विल यू से इट्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड? बिकॉज यू आर सेइंग इक्विलेटरल भी है और आइसोसेलेस भी है, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है। तुमने जाके सामने वाली दुकान से, पान की दुकान से मान लिया चोरी कर ली, ठीक है, तुम्हारा नाम बंटी भी है और संजय भी है, तो तुम कहोगे कैन नॉट बी डिटरमिन्ड? इसका आंसर है, क्योंकि कोई कहे कि सर चोरी जिसने करी है, 4 ऑप्शन दे, उसमें संजय लिखा हो, बंटी ना लिखा हो, तो तुम कहोगे कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है। यस, संजय है, संजय बंटी दोनों एक ही हैं। वो दोनों अलग अलग लोग नहीं है कि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड हो गया, दो पॉसिबिलिटी हो गई। दो पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों एक ही हैं, नाम दो दो हैं उनके। और आपको मजेदार बात बताता हूं कि आइसोसेलेस के साथ अगर यहां इक्विलेटरल ऑप्शन में दे दें तो वो ऑप्शन देने का गलत तरीका हुआ, क्योंकि हर इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन पता है क्या होती है? दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी जो भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तीसरी भी अगर बराबर हो जाए तो वो आइसोसेलेस, ऐसा नहीं कि होना बंद हो गया, ऐसा नहीं है, आइसोसेलेस है, लेकिन उसका हम एक स्पेशल नाम भी रख देते हैं कि इक्विलेटरल भी है। जैसे तुम्हारा जब सिलेक्शन हो जाएगा और तुम बन गए जीएसटी इंस्पेक्टर, तो तुम्हें जीएसटी इंस्पेक्टर के नाम से भी बुलाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो अपना नाम है वो खत्म हो गया, तुम वो अब हो ही नहीं। समझे कि नहीं? तुम्हें लोग बोलेंगे इंस्पेक्टर साहब, जीएसटी इंस्पेक्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो नाम आधार कार्ड में लिखा है अब तुम वो रह ही नहीं गए, तुम वो तो हो ही, ये भी हो, ये भी एक नाम रख दिया लोगों ने। तो अगर यहां ऑप्शन में इक्विलेटरल भी होता तो ऐसा नहीं है कि इक्विलेटरल ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है आइसोसेलेस से, वो ऑप्शन बनाने का गलत तरीका होता, क्योंकि एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर आप इक्विलेटरल लगा रहे हो तो आइसोसेलेस भी सही है। लेकिन अगर दोनों होता तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते कि चलो ठीक है, कि ज्यादा स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो हम इक्विलेटरल लगा देंगे। अगर दोनों मौजूद है, मान लिया एग्जामिनर ने इतना दिमाग नहीं लगाया, उसने दोनों दे ही दिया, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर विल बी इक्विलेटरल। सेइंग इट मोर अप्रोप्रिएट इज रॉन्ग इवन, बिकॉज इक्विलेटरल इज आल्सो आइसोसेलेस। दोनों सही है, इक्विलेटरल भी सही है, आइसोसेलेस भी सही हो जाता, बट इक्विलेटरल इज मोर स्पेसिफिक, तो वील मार्क दैट ऑप्शन। समझे कि नहीं? तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करने की यहां तक जरूरत नहीं थी। जैसे उसने बोला था टू इक्वल एंगल्स, त्रिभुज के दो एंगल्स बराबर होते ही वो आइसोसेलेस हो जाता है, और आइसोसेलेस ऑप्शन में दिख रहा है, लगा दो। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल एंगल is less than the sum of other two, then the triangle is। तो आप करो, एक ट्राइंगल का एंगल मान लेते हैं θ1 है, तो ये θ2 प्लस θ3 से छोटा है, θ2 जो है ये θ3 प्लस θ1 से छोटा है, θ3 जो है ये θ1 प्लस θ2 से छोटा है, ऐसा दिया हुआ है। इन तीनों को जोड़ दो तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बनेगा। क्या यहां से कुछ निकलेगा? नहीं। कैसे करोगे? देयर इज अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस। आप इसको लिखेंगे 180 माइनस θ1, क्योंकि त्रिभुज में तो तीनों का एंगल 180 होता है। यहां से आपको मिलेगा 2 θ1 लेस देन 180, यहां से आपको मिलेगा θ1 90 से छोटा है। आपको पता है सेम कार्य यहां भी होगा, फर्क तो कुछ है नहीं, एक ही तरह का रिलेशन है। θ2 लेस देन 90 बन जाएगा, यहां θ3 भी लेस देन 90 बन जाएगा, तो ये ट्राइंगल क्या बनेगा आपका? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बट क्या सिर्फ एक्यूट बोलेंगे? कौन सा लगाएं, बी या सी? कह रहा एक्यूट और इक्विलेटरल। देखिए बी ऑप्शन एक बकवास ऑप्शन है ऑनेस्टली,
क्योंकि एक्यूट ट्राइंगल जो है, आपको पता है मैंने क्या बताया था, एंगल बेस्ड क्लासिफिकेशन में, जो एंगल बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है उसमें हम ट्राइंगल को एक्यूट डिफाइन करते हैं जब तीनों एंगल 90 से छोटे होते हैं। जब हम साइड बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पर हम तीनों एंगल बराबर होते हैं तो उसको हम इक्विलेटरल बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल भी एक तरह का एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही है। तो यहां ये आर लगा के इसको लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, दोनों ऑप्शन सेम ही है भैया, बी और सी। ये किसी एग्जाम का ही सवाल है, वहां एग्जामिनर जिसने बनाया उसको लगता है कि एक्यूट अलग है इक्विलेटरल अलग है। अरे एक्यूट ही तो जनरल नाम है जिसमें तीनों एंगल 60 से 90 से छोटे होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल भी उसका एक एलिमेंट है, उस देश का एक नागरिक है। समझ में आई बात कि नहीं? तो उसको और लगा के अलग से लिखने की जरूरत क्या है, वो कोई अलग आदमी थोड़ा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आल्सो एन एक्यूट ट्राइंगल यार। बट ये किसी एग्जाम में आया होगा ऐसा जिसमें उन्होंने कहा होगा बी सही है, बट ये सरासर बकवास है ना। हम लोग समझदार लोग हैं ना यार, ये इक्विलेटरल लिखने की जरूरत क्या है, दोनों सेम ही यार। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, भारत देश को, तो मैं भारत देश को भारत ही लिखूंगा ना, ऐसे भारत देश हो गया। कि लिखूंगा भारत प्लस रेमो सर, ये क्या बकवास है? आपको पगला गए हो सर क्या? भारत में तो आप आ ही गए ना। तो ये क्या है, एक्यूट और इक्विलेटरल है? समझे कि नहीं? तो गहराई में उतरना सीखो यार। अभी ये सवाल तुम्हें अलग से मिलता, तुम बी लगाते और खुश रहते। हम यहां बी नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे बी भी और सी भी एक ही चीज है। बी तो लिखने का बकवास तरीका है, फर्जीवाड़ा है? सी में तो बी हो गया ना अपने आप। इक्विलेटरल का अलग से उसका नाम देंगे क्या कुछ? और इक्विलेटरल क्या होता है, वो तो एक्यूट में आ गया। समझे कि नहीं? बी एंड सी आर सेम ऑप्शंस, दे आर नॉट डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, हाँ, बट वी कैन नॉट मार्क डी। व्हाई? बिकॉज you cannot say Ramo sir is Bharat. Can you say that? Ramo sir is just one citizen of the Bharat. I am not Bharat. Right? समझ में आया कि नहीं? Therefore सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तो क्या हुआ, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल की तुम बात करो, सिर्फ एक। बाकी जो 89 डिग्री और 1 डिग्री और 90, सॉरी 89 डिग्री 2 डिग्री 89 डिग्री वाला है, वो कहां गया? तो इवन दिस डी इज नॉट राइट, ए इज नॉट राइट, बट बी एंड सी बोथ आर सेम ऑप्शन। ठीक है, इससे पहले कि इसमें कई लोग बेहोश हो जाएं, आई विल जस्ट से कि आज इतना ही पढ़ेंगे। राइट? कोमल जी करें आपसे पढ़ के मैथ्स तो अच्छा हुआ है, साथ साथ इंग्लिश स्पोकन भी सीख रहे हैं, थैंक यू। मैं जानबूझ के अंग्रेजी बोलता हूँ, जानबूझ के तो मैं कहूंगा गलत है बात, बट मैं जानबूझ के अपने आप को अंग्रेजी बोलने से नहीं रोकता हूँ। इसका कारण क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, मैथ्स की अपनी एक भाषा है, दो चार अंग्रेजी के शब्द भी तुम्हारे कान में जाएंगे तो अच्छा होगा, तुम्हें इंग्लिश सुनने की आदत पड़ेगी। इसलिए मैं अपनी भाषा को नहीं बदलता हूँ। मेरी थोड़ी आदत बिगड़ी, बिकॉज जब एग्जामों में था तो वहां हमारे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हिंदी नहीं समझते थे, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन काफी इंग्लिश रहता था मेरा, तो मेरी लैंग्वेज मिक्स हो गई। मतलब व्हेनेवर आई टॉक, इंग्लिश हिंदी दोनों बहुत फ्लुएंटली मिक्स यूज करता हूँ मैं। सो तो क्लास में भी जानबूझ के बोलता हूँ, मतलब आई डोंट सप्रेस माई सेल्फ, आई कैन। जैसे मैं अपने मम्मी पापा से बात करूंगा तो मैं कभी अंग्रेजी नहीं बोलूंगा उनसे, बट आपके साथ मैं जानबूझ के यूज करता हूँ, क्योंकि नेचुरली मैं अगर अपने कलीग से बात करूंगा तो मैं ऐसे ही करूंगा। इसलिए करता हूं कि आपके कान में थोड़ी अंग्रेजी की धुन जानी चाहिए, जरूरी है। कब तक भागोगे इंग्लिश से? क्यों भागना है? 135 नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसी बहाने कान में दो चार शब्द चले जाएंगे, तुम्हारे थोड़ी आदत बनेगी और आप कंफर्टेबल महसूस करोगे धीरे धीरे करके इंग्लिश से। तो जो भी बच्चा मेरी क्लास में आता है, पूरा कोर्स करता है, डेफिनेटली उसको इस चीज से फायदा मिलता है। यस, तो ये एक तरीका है मेरा, कह लो कि आपको अंग्रेजी में मदद करने का। तो जब एग्जाम में कोई पूछे कि अंग्रेजी में किसका किसका क्रेडिट दोगे, तो मेरे को भी दे देना थोड़ा सा सिलेक्शन के बाद। ठीक है, जस्ट जोकिंग, आई डोंट वांट योर क्रेडिट एट ऑल। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कल मिलेंगे, कल बात करेंगे। अब कल शाम को क्लास है, आना जरूर। ठीक है, आज प्रैक्टिस शीट के लिए बोल दिया मैंने, इट विल बी अपलोडेड मे बी ऑन मंडे। अभी तो आज कल फ्राइडे हो गया ना, तो लोग गायब हो गए होंगे। इसकी जो क्लास शीट्स है वो अपडेट सेक्शन में डलवा दूंगा मैं। एक मिनट रुको, जो बच्चे स्टोर सेक्शन से उन्होंने इंडिविजुअल बैच लिया ना, उनके लिए मैं शीट यहीं अटैच कर देता हूँ, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ये दो शीट्स हैं, दोनों मैं यहाँ भी अटैच कर लेता हूँ, तो आप पीपीटी डाउनलोड करोगे तो आपको दो शीट्स मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। हाइट्स एंड डिस्टेंस की तो मैंने उसी में डाल दी थी यार, क्लास ले रहा था तभी पीपीटी ऐड कर दी थी उसमें, क्लास एक्सरसाइज।
प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल जाएगी, नेक्स्ट वीक दिलवा दूंगा सारी, ठीक है। फार्मूला शीट भी नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगी, कम्युनिकेट कर दिया मैंने टीम को। ऑलराइट, और कुछ? तो ये इंपोर्ट हो रहा है, जो भी टाइम लगेगा। हाँ जी, तो भी ट्राइंगल चलेगा, ट्राइंगल लंबा टॉपिक है, इट विल गो ऑन until it gets clear to you. संडे को क्लास ले लूं तुम्हारी, बुरा तो नहीं मानोगे? छोड़ो, मौज लो एक दिन, तुम भी क्या परेशान करो सबको इतना। नहीं, रिवाइज कर लो, क्लास लेने के लिए तैयार मत रहा करो, बोला करो कि सर थोड़ा रिवीजन का टाइम भी तो चाहिए। क्यों ले लोगे? ट्राइंगल कौन रिवाइज करेगा? चुपचाप रिवाइज करो, संडे को रिवाइज करो, कल क्लास लूंगा, फिर मंडे को लूंगा, कल एक दिन की छुट्टी लो। ओके, चलो अब मिलते हैं कल, बाय, शाम को 6 बजे।